नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग अखबार को डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस को। कल जो हिंदी माध्यम के लोग हैं, कल आपके लिए दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस आएगा, आप उसको देख लीजिएगा। कल आपके लिए आएगा। आज इंडियन एक्सप्रेस को भी देखो कि कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने बीपीएससी एग्जाम के लिए। बीपीएससी में देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। बहुत कैंडिडेट को तुम देखोगे ना कि अखबार 2-2 घंटा पढ़ रहा है, 3-3 घंटा पढ़ रहा है, उसको मजा आ रहा है, पर उसे पूछो कि इससे तुम क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किए जी, कहाँ इस इन्फॉर्मेशन को यूज करोगे, तो बोलेगा कि हाँ सब यूज हो जाएगा। अरे जैसे डेटा भारत सरकार के पास तो बहुत है, पर वो डेटा यूजेबल फॉर्मेट में है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उस डेटा को हम यूज कर पाएंगे कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फेसबुक और ट्विटर को देखो, इसलिए पैसा कमाता है क्योंकि उसके पास डेटा तो सबका है, बहुत यूजेबल फॉर्मेट में है। गूगल पे तुम एक चीज सर्च करो कि लेवाइस का जींस, सारा फेसबुक में ऐड तुमको लेवाइस का जींस का दिखाना स्टार्ट करेगा, सारा इंस्टाग्राम पे उसी का ऐड दिखाना स्टार्ट करेगा। दे हैव ह्यूज डेटा बट दे नो हाउ टू यूज दैट डेटा, दैट इज ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस। न्यूज़पेपर सब कोई पढ़ेगा, लेकिन हाउ टू यूज दैट इंफॉर्मेशन, अगर ये चीज तुम सीख लिए तो मेंस विल बी अ किकवॉक फॉर यू, ट्रस्ट मी, आई विल शो इट। तुरंत अभी आपको दिखाते हैं। पहली बात यह है कि अखबार पढ़ना, बहुत लोग बोलेंगे कि सर बहुत बोरिंग काम है। हम सहमत हैं यार, एकदम बोरिंग काम है। रोज अखबार पढ़ना, वही एनसीईआरटी पढ़ना, रिवाइज करना बोरिंग काम है। पर हमारे एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था प्रोफेसर एसके सोम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बड़े नामी विद्वान हैं, थर्मोडाइनमिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट सिविल सर्विस के बारे में बोलते थे कि सिविल सर्विस एग्जाम, स्टेट हो या यूपीएससी वाला हो, सिविल सर्विस एग्जाम is an average exam passed by average people using average material multiple times। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स का मतलब तुम समझ सकते हो कि बोरिंग काम है ना। रोज अखबार पढ़ना है, नोट्स बनाना है, सिलेबस से मैच करना है, बोरिंग काम है। पर जो तेज लड़का है वो, उसको मज़ा नहीं आएगा, उसको हमेशा किक चाहिए होता है, उसको हमेशा नया चीज़ एक्सप्लोर करना चाहिए होता है। तो अगर ये एग्ज़ाम को निकालना है तो बोरिंग काम करना पड़ेगा। एक बोरिंग काम है अखबार पढ़ना, पर यकीन मानो धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा, और जो कि बहुत अच्छी हैबिट है। देखो, हमेशा तुमको बोले हैं कि आपके चेहरे के सामने क्या होना चाहिए, टेबल के सामने अपने दिलरुबा का फोटो नहीं रखना है, हीरो हीरोइन का फोटो नहीं रखना है। 6 महीना ये जो है ना पीडीएफ को रखना कि कौन कौन टॉपिक से, जो आपको हम GS1 और GS2 के किताब में सेग्रीगेट करके दे दिए हैं टॉपिक, इसको रखना है। तो हम एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो हमको क्या क्या टॉपिक दिख रहा है। ये सब टॉपिक तो दिख रहा है। अब यहाँ पर तुम देखो, एक टॉपिक इंडियन इकोनॉमी का हमको दिख रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात हो रही है। यहाँ पर और नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। अभी बता रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कि एग्रीकल्चर दिख रहा है, इंडिया और बिहार दोनों से पूछता है, तो एग्रीकल्चर का कोई टॉपिक रहेगा तो नहीं छोड़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड कोई टॉपिक रहेगा तो नहीं छोड़ेंगे। यहां पर देख रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछता है, यहां पे श्रीलंका के बारे में पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि अगर मालदीव्स वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा तो नहीं छोड़ेंगे। क्वाड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में पूछ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि लगातार वो क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशंस पे पूछ रहा है। ये हमारा किस एरिया का टॉपिक है, ये हमारा आपका GS1 का टॉपिक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन से कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब इकोनॉमी वाला टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। यहां पर हमने आपको बताया कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। अभी तुम देखो अखबार को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। पहला अपना काम है पहला पेज पढ़ना। पहला पेज पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि BS RSS ये सब कोई काम का नहीं है, पर पढ़ लेंगे कि ठीक है क्या क्या चल रहा है, देख लेंगे, है ना। एक यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन तुम एक्सट्रैक्ट कर पाए एग्जाम के लिए, नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाए, सोनिया जी नहीं जा रही हैं, मत जाओ, है ना। तो यहाँ से तुम कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। सॉरी, पर यहां पे एक इंफॉर्मेशन है, स्पीकर सेज शिंदे सेना इज रियल पार्टी, डिसमिसेस ऑल प्ली फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। ये इंफॉर्मेशन हमको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि बीपीएससी रोल ऑफ स्पीकर से क्वेश्चन पूछता है। रोल ऑफ स्पीकर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब रोल ऑफ स्पीकर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये हम टॉपिक को पढ़ेंगे, न्यूज को। पर अभी इसमें स्पीकर का मामला हुआ है, ये न्यूज इन ट्रांजिशन है। न्यूज इन ट्रांजिशन का मतलब होता है कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा, पर इस पर हम
टैब रखेंगे कि ये न्यूज़ पर क्या कर रहा है, स्पीकर कैसे काम कर रहा है। तो क्या क्या थोड़ा सा इस इन्फॉर्मेशन का ओवरव्यू देते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर तुम लोग को डिटेल्ड एनालिसिस अखबार का चाहिए तो डिटेल्ड एनालिसिस भी कल से हम लोग प्लान कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें क्या जजमेंट हो रहा है। आपको पता है कि शिवसेना का ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, अभी इस पर भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तब वहाँ से हम फाइनल नोट्स बनाएंगे मेंस के लिए आपके लिए। हुआ क्या कि जो शिवसेना पार्टी है, जो बाला साहब की पार्टी थी, वो दो फांक में टूट गई। एक फांक उनका बेटा लीड कर रहा है वर्टिकल, जो उद्धव ठाकरे जी हैं, और दूसरा जो है एकनाथ शिंदे लीड कर रहे हैं, जो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आपको पता है कि 10th शेड्यूल में अगर कोई भी एमएलए डिफेक्ट करता है तो वो 10th शेड्यूल के दायरे में आ जाएगा। तो 10th शेड्यूल में एमएलए का क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन को कौन हैंडल करता है? स्पीकर हैंडल करता है। स्पीकर का फाइनल से है। तो जो स्पीकर निर्णय लेगा क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन पर, वो कैसे निर्णय लेगा ये हमको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए कि ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। देखो, कोई भी स्पीकर जो निर्णय लेगा वो संविधान सम्मत होना चाहिए। तो कैसे संविधान सम्मत है? तो इसमें ये हो रहा है, जो निर्णय लेगा वो देखेगा कि लेजिस्लेटिव मेजोरिटी किसके पास है। ठीक है, पहली वो न्यूज़ को तुम पढ़ना, हम एक सार दे रहे हैं, लेजिस्लेटिव मेजोरिटी किसके पास है। तो यहाँ पर पता है कि जो इनकी पार्टी टूटी उद्धव ठाकरे की, तो उसमें मैक्सिमम एमएलए किसके साथ हैं? एकनाथ शिंदे के साथ हैं। वो डिफेक्ट कर जाते हैं, बोलते हैं कि यही मेरा ओरिजिनल पार्टी है, तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है एज पर द स्पीकर। बोलते हैं कि लेजिस्लेटिव मेजोरिटी उसके पास है। आपको पता होना चाहिए कि अगर 2/3 से डिफेक्शन कर गए, अगर मानते हैं कि टोटल 9 एमएलए है, और अगर 2/3 इसका कितना हो गया? 3/3 9। अगर 6 एमएलए डिफेक्ट कर जाता है किसी और पार्टी में, या 6 एमएलए कोई एक नया पार्टी बना लेता है, तो वही ओरिजिनल पार्टी हो गया। जो 3 एमएलए जो बच गए वो ओरिजिनल पार्टी नहीं रहे। तो एकनाथ शिंदे के केस में यही होता है कि मैक्सिमम जो एमएलए हैं एकनाथ शिंदे के साथ चले जाते हैं, तो लेजिस्लेटिव मेजोरिटी उनके पास चली जाती है, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि स्पीकर जो निर्णय लेंगे वह सब पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन से निर्णय लेंगे। पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप यहां पर देखोगे तो हर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। आरजेडी भी चलती है, कांग्रेस भी चलती है, आम आदमी पार्टी भी चलती है। तो इसका 2 कॉन्स्टिट्यूशन है। एक कॉन्स्टिट्यूशन 1999 में था, और एक कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने अमेंड किया शिवसेना ने 2018 में। जो वहाँ के स्पीकर साहब हैं वो 1999 के कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिड मानते हैं, 2018 के कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिड नहीं मानते हैं, और मुख्य रूप से इसी को लेकर चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्या है उस कॉन्स्टिट्यूशन में? तो देखो, एक निर्णय वो लेता है कि लेजिस्लेटिव मेजोरिटी किसके पास है, दूसरा निर्णय जो भी लेगा वो अपने पार्टी के संविधान सम्मत निर्णय लेगा, तीसरा लीडरशिप स्ट्रक्चर को देखकर निर्णय लेगा। लीडरशिप स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा, पार्टी का चुनाव कैसे होगा, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, ये सब। जैसे पार्टी का जो प्रेसिडेंट है उसको पावर है किसी को हटाने का, किसी को प्राथमिक सदस्य हटाने का, ये सब जो पावर था ये 2018 के नए संविधान में लिखा गया था, पर 1999 के संविधान में जो शिवसेना का था उसमें नहीं लिखा हुआ था। तो जो स्पीकर हैं 1999 के संविधान को मानते हैं, 18 वाले संविधान को नहीं मानते हैं। शिवसेना कह रहा था, उद्धव ठाकरे वाला दल, कि 2018 के संविधान को मानो। तो जो लीडरशिप स्ट्रक्चर होगा उसमें आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे हैं उनको प्राथमिकता रहेगा, वो अध्यक्ष रहेंगे, उनको हटाने का पावर रहेगा, पर ये 1999 के संविधान में नहीं था। बाकी जो डिटेल्स है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तब हमको पता चलेगा। मोटा मोटी हमको ये पता होना चाहिए कि जो 10th शेड्यूल में है उसमें स्पीकर का रोल प्राइम है। याद रखना, स्पीकर का कैसे निर्णय लेगा? लेजिस्लेटिव मेजोरिटी पर लेगा, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेगा, लीडरशिप स्ट्रक्चर पे लेगा। लड़ाई किस बात की है कि तुम 1999 वाला पार्टी का संविधान मान रहे हो कि 18 वाला संविधान मान रहे हो। इसी को लेकर इन लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा कि कैसे तुम क्या करोगे। तो न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, इस पर हम टैब रखेंगे। पर यहाँ पर देखो, रोल ऑफ स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो जब भी रोल ऑफ स्पीकर रहेगा टॉपिक, तो हमारे मेंस से रिलेटेड है, मेंस के टॉपिक में लिखा हुआ है। तो देखना, रोल ऑफ स्पीकर पे एक कोट को हमेशा याद रखना, इसको हम कहीं भी कंक्लूजन में चिपकाएंगे या इंट्रोडक्शन में चिपकाएंगे। क्या है? रूल ऑफ द स्पीकर। लिख लो, नोट कर लेना, अपने दक्ष वाले बैच वाले लोग उसको लिख लो, ऐड कर लो। रूल ऑफ स्पीकर हैज टू बी दैट ऑफ अंपायर। वो प्लेयर नहीं रहेगा, है ना, वो खिलाड़ी नहीं है। हैज टू बी, कहीं भी इसको चिपकाओगे, हैज टू बी दैट ऑफ अंपायर। अंपायर क्या होता है, या रेफरी कर दो, है ना। हैज टू बी दैट ऑफ अंपायर, हैज टू बी दैट ऑफ अंपायर। ही शुड नॉट बी अ प्लेयर बट अ फैसिलिटेटर। वी शुड नॉट फॉरगेट, हमें नहीं भूलना चाहिए
वी शुड नॉट फॉरगेट, हमें नहीं भूलना चाहिए दैट जीवी मावलंकर, नाम सुने होंगे आप लोग, मेंस में हम लोग पॉलिटी में भी आपको पढ़ाए हैं जीवी मावलंकर के बारे में, रेजोनेंस में और मेंस में भी पढ़ाए हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट जीवी मावलंकर्स बेल used to ring for जवाहरलाल नेहरू। मतलब जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्ति है यार, उस समय उनके खिलाफ घंटी बजा देना, जिसको नासिर और टीटो सलाम ठोकते थे, जिसको अमेरिका कहता था कि मेरे खेमे में आ जाओ, जिसके लिए रूस मरता था कि मेरे खेमे में आ जाओ, और वो व्यक्ति बोलता था कि अकेला चलो रे, वो बोलता था कि हम नैम खेलेंगे। तो था तो वो आदमी यूज टू रिंग फॉर जवाहरलाल नेहरू एज वेल, ये कहीं भी आएगा इसको चिपका देना, फॉर एज वेल इफ ही एक्सीडेड द टाइम अलॉटेड टू हिम। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि उस समय इतने लोग इम्पार्शियल थे कि अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन से ऊपर उठ के रहते थे। प्राइम मिनिस्टर भी उस समय, वो भी ताकतवर प्राइम मिनिस्टर भी, जब समय सीमा को जैसे ब्रीच करते थे, घंटी बजाते थे, बोलते थे नेहरू जी आपका टाइम खत्म हो गया, बैठिए। समझिए आप कितना पॉलिटिकल एफिलिएशन, कोई पॉलिटिकल बैस नहीं, कुछ भी नहीं, एज वेल इफ ही एक्सीडेड द टाइम लिमिट। तो ये कहीं भी तुम कंक्लूजन में इसको चिपका देना, जब भी स्पीकर पे आएगा तो इसको चिपका देना, ठीक है। ये न्यूज इन ट्रांजिशन है, विल कीप अ टैब ऑन दिस। अब देखो तुमको हम क्या बोले हैं कि पहला पेज पढ़ लिए, पहला पेज काम का जो मिला। अब ये सब उत्तर प्रदेश का प्रचार मत पढ़ना बाबा का, कि हम बाबा फैन हैं, आगे बढ़ना, ये सब बोले हैं तुमको पढ़ना ही नहीं है, आगे बढ़ना, समय जाया कर रहे हो, मजा ले रहे हो, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। जैसे इस पेज को पढ़ सकते हो, पढ़ इन द सेंस सकते हो कि अगर तुमको इस केस के बारे में डिटेल देखना है तो स्पीकर वाला मामला है कि स्पीकर कैसे वायलेट कर रहा है, इनका क्या ओपिनियन है, इनका क्या ओपिनियन है। पर ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पर इसको पढ़ना चाहो तो तुम जरूर पढ़ सकते हो, है ना, कोई काम का नहीं है, पूरा काट देना। एडिटोरियल पेज पढ़ना है, पर अभी हम देखेंगे कि छाटेंगे, हम तुम्हारे सामने छाटेंगे, पर हम तुमको क्या बोले हैं कि क्या तुमको पढ़ना है, एक्सप्लेन्ड पन्ना में सबसे पहले घुसना। अब देखो एक्सप्लेन्ड पन्ना आ गया, मेरा काम हो गया। अब हम टॉपिक को छाटना स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करना है, फर्स्ट पेज पढ़ना। फर्स्ट पेज के बाद बीच में बहुत सारा पेज तुमको आकर्षित करेगा, ठीक है, ना करना है, बहकना नहीं है, सीधा कहां जाना है, एक्सप्लेन्ड पन्ना पे जाना है। एक्सप्लेन्ड पन्ना पे गए तो देखिए अरे मालदीव का कुछ केस आया है। मालदीव अपने सिलेबस में है क्या? अरे भाई कैसे नहीं सिलेबस में है? यहां पे हम देख रहे हैं कंटेम्पररी इश्यूज में assess in detail the condition responsible for the present political socio-economic situation in श्रीलंका। मतलब GS1 का IR में है ये सब टॉपिक, तो ये हम न्यूज़ तो भाई पढ़ेंगे। फिर और छांट रहे हैं, ठीक है, ये हमारे काम का ना है। अरे हमको कुछ और दिख रहा है क्या? इनकम वर्सेस प्राइस, हरीश दामोदरन का जब भी आर्टिकल आएगा तुम नहीं छोड़ोगे, शुभजीत रॉय का कभी भी आर्टिकल आएगा नहीं छोड़ोगे, अरुण प्रकाश का जब भी आर्टिकल आएगा तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। अरुण प्रकाश का जब भी आर्टिकल आएगा नहीं छोड़ोगे, वो हमारे काम का ही होता है आर्टिकल। अब देखो तो यहां पर देखिए कि कुछ इनकम खेल रहा है ना, इनकम वर्सेस प्राइस। फिर यहां पर देख रहे हैं कि एमएसपी की कुछ बात हो रही है। इसका मतलब हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? देखते हैं कि है भी कि फालतू है। अरे भाई एग्रीकल्चर टॉपिक है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दोनों आर्टिकल पढ़ेंगे। फिर देख रहे हैं कि अब एडिटोरियल पेज पे जाएंगे कि एडिटोरियल में कौन काम का आर्टिकल है। तो एडिटोरियल में हम देख रहे हैं कि कुछ काम का है। ये क्या कह रहे हैं कि इजराइल वाला बात हो रही है। हाँ भाई ये काम का है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन से आ गया। भाई ये कोई काम का है क्या? विवेक देवराय के बारे में रेजोनेंस। अब तुम लोग को विवेक देवराय से मोहब्बत हो गया होगा। विवेक देवराय के बारे में तुम लोग को क्या बताए? एक तो बताए कि जो बजट जो तुम लोग का टूटा था, रेलवे बजट को अब मर्ज कर दिया गया है यूनियन बजट में। पहले क्या था, 1924-25 में एक्वर्थ कमेटी था। एक्वर्थ कमेटी, ये रेजोनेंस वाले का रिवीजन है भाई। एक्वर्थ कमेटी था, उसने कहा कि रेलवे बजट को अलग रखो, यूनियन बजट को अलग रखो। विवेक देवराय कमेटी बना जो कि प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष हैं। अब हमको कमेंट सेक्शन में तुम लोग ये बताओ, रेजोनेंस वाले अगर तुम नहीं बताओगे तो तुमको हम सल्फास खिलाएंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है ये कौन सा बॉडी है? ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी नन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपको ये बताना है। अगर तुम नहीं बताओगे तो हम ही सल्फास खा लेंगे, सिंपल सी बात है।
रेजोनेंस वाले। दूसरा बात ये तुमको बताया कि प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के ये अध्यक्ष हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात, इनके रिकमेंडेशंस पे रेल बजट को मर्ज कर दिया गया था यूनियन बजट में। तो ये तुम्हारा क्या है हुआ, क्वेश्चन नंबर 1। रेजोनेंस वाले या बाहर के भी लोग अगर तुम बताओगे तो ये बताना कि व्हेन वाज रेलवे बजट मर्ज्ड विद द यूनियन बजट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, आंसर लिखना, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना, आंसर लिखना। अब ये देख रहे हैं कि ये क्या बात आप बात कर रहे हैं, लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं। जब लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, अब इसको हमको देखना होगा। एक सेकंड, हमको अपना हार्ड कॉपी निकालना है। ठीक है, लॉजिस्टिक वाला इंपॉर्टेंट है क्या, जैसे हम खोले तो यहां पे देखें कुछ है, कहीं अपने टॉपिक से मैच कर रहा है क्या। इलेक्शंस एंड इलेक्शंस कमीशन तो मैच कर गया उनका, शिवसेना का। अरे भाई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हो रही है, इसका मतलब इसको तो हम पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है, अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हो रही है। अब समझ में हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि ये बात करेंगे। डिफेंस, ये राशिद खान को ख़त्म है, टाइटन ख़त्म है, कोई काम का नहीं है ये सब न्यूज़, है ना। ये है, पढ़ लेना इसको। अब ध्यान से तुम देखो, अब एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम न्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब एक्सट्रैक्ट तुमको करना सिखा रहे हैं। ये आर्टिकल को तुम पढ़े, जब इस आर्टिकल को पढ़े तो क्या क्या एक्सट्रैक्ट करोगे। याद रखना कि जब भी मेंस का आंसर लिख रहे हो तो उसमें स्टार्टिंग कैसे करोगे। कोई भी इंट्रोडक्शन को तुम स्टार्ट करोगे तो कोई फैक्ट से स्टार्ट करोगे, कोई फिगर से स्टार्ट करोगे। जैसे लॉजिस्टिक पर क्वेश्चन आएगा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पर क्वेश्चन आएगा, तो तुमको क्या करना है, पहली बात ये बोलना है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन देता है, तो वर्ल्ड बैंक देता है। अगर मानते हैं कि क्वेश्चन है कि व्हाट इंडिया शैल डू टू, या हम ऐसे क्वेश्चन अगर फ्रेम करते हैं कि इफ इंडिया वांट्स टू बिकम अ सुपर पावर और मैन्युफैक्चरिंग हब, इट नीड्स टू वर्क ऑन इट्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसे लॉजिस्टिक वर्ड आया तो हम ये लिखेंगे कि जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, इट इज़ बीइंग गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक। दूसरा फैक्ट ये है कि इंडिया इज रैंक 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। दूसरा, तुम यहाँ से देखो कि यहाँ से हम 8 नंबर का एक क्वेश्चन सीधा सीधा निकल रहा है। 8 नंबर का जो आपका पूछता है, सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है। क्या क्वेश्चन निकल रहा है कि व्हाट आर द टारगेट्स फॉर अचीविंग द विजन ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, व्हाट आर द टारगेट्स विच आर इंस्ट्राइंड टू अचीव और विच आर द टारगेट्स विच आर मेंशन्ड फॉर द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा कट कॉपी पेस्ट मारना कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द लॉजिस्टिक इन द इंडिया। ये सीधा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, है ना। तो ये सीधा हमको 3 पॉइंट मिल गया लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का क्या एम्बिशंस है। 8 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। दूसरा, तुम ये देखो कि और यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल रहा है। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकला कि भाई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे पहला हम क्या लिखेंगे कि हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन देता है, और दूसरा बात है कि हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक कितना है। दूसरा, यहाँ से एक फैक्ट ये निकल रहा है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया है वह 14 से 18% ऑफ द जीडीपी है। ह्यूज मनी होता है। बाकी जो विश्व लेवल पे अगर तुम एवरेज देखोगे कि विश्व लेवल पे एवरेज क्या है, तो 8% ऑफ द जीडीपी है। तो भाई अभी भी आप देखो कि जो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये कमाता जो है, अब इसका मैक्सिमम पैसा लॉजिस्टिक में चला जाता है, आपको सर्विस देने में चला जाता है, आपके प्रोडक्ट को लाने और ले जाने में चला जाता है। लॉजिस्टिक खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई अगर कोई सामान 100 रुपया का भारत में है, अगर उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट तुम 15 रुपया जोड़ दिए तो वो सामान कितना का बिक रहा है मार्केट में, 115 का बिक रहा है। पर यही सामान मानते हैं कि चाइना में प्रोड्यूस हो रहा है, चाइना में लॉजिस्टिक खर्चा 8 रुपया है, तो वही सामान 8 रुपया में मिल रहा है। ये तो आपको 100 रुपया पे अंतर दिखा कि सर 7 रुपया का अंतर हुआ। मानते हैं कोई 100 करोड़ रुपया का सामान था, तो भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 15% है, तो अगर मानते हैं कि 15 रुपया है तो कितना का हो गया, 115 करोड़ का वो सामान बिक रहा है। अगर वही 100 करोड़ का सामान अगर चाइना में बन रहा है और वहाँ पे लॉजिस्टिक खर्चा 8 करोड़ है, तो 108 करोड़ में बिक रहा है। तो भाई रुपया में तो आपको कम लग रहा था, यहाँ 7 करोड़ का मामला है। जब 7 करोड़ का मामला है तो आदमी चाइना से खरीदेगा कि भारत से खरीदेगा। तो जो भारत में कंपनीज हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, वो कंपीट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सबसे सस्ता लॉजिस्टिक क्या होता है, सबसे सस्ता लॉजिस्टिक पानी होता है, वाटर होता है। इसीलिए भारत सरकार क्या काम कर रही है,
इनलैंड वाटरवेज को आप देखिए कि खूब बढ़ावा दे रही है। उसके बाद क्या होता है, रेलवे होगा, सबसे महंगा क्या हो जाएगा आपका एयरपोर्ट और रोडवेज हो जाएगा। तो एक तो हम रोडवे का नेटवर्क बना रहे हैं, जाल बना रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं। तो हमारा एक तो है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट में पैसा तो ज़्यादा है ही, दूसरी बात है कि जब हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। भाई जो भी बस ट्रक चलता है दिन में आप उसको चलने नहीं देते हैं, है ना, दिल्ली वगैरह में आप घुसने नहीं देते हैं। अगर उसको जाना है शिमला या उत्तराखंड तो आप बोलते हैं कि रात में 10 बजे के बाद जाना। तो एक कॉस्ट तो ज़्यादा है ही, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इस आर्टिकल से हमने क्या किया, इस आर्टिकल से हमने दो डेटा को निकाला। एक डेटा तो हमने ये निकाला कि भाई अगर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो होता है उसका क्या एम्बिशन है, 8 नंबर में हमने 3 पॉइंट को नोट कर लिया। दूसरा, हमने अपने नोट में लॉजिस्टिक पे क्वेश्चन आएगा तो 23 में भारत का रैंक नोट कर लिया एक फैक्ट एंड फिगर के रूप में। उससे भी इंपॉर्टेंट हमने ये नोट किया कि लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया हैव बीन इन द रेंज ऑफ 14 से 18% ऑफ द जीडीपी अगेंस्ट द ग्लोबल बेंचमार्क ऑफ द 8%। अब इस न्यूज़ में कोई भी चीज़ हमारे काम का नहीं है, ये पूरा न्यूज़ मेरे लिए अब कचड़ा हो चुका है। हमारा 3 पॉइंट था काम का, उसको निकाल के विवेक देवराय को टाटा बाय बाय बोलेंगे कि अब चलिए अब आपका काम हो गया, आपने हमको फैक्ट दे दिया। इसको तुम खुद पढ़ लेना, इजराइल वाले को हम तुमको और दिखाना चाहते हैं। इनको टाटा बाय बाय कर दिया ना हम लोग विवेक देवराय को। अब देखो, जो आदमी प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देता है उसका तुमको आर्टिकल पढ़ने को मिल रहा है। तुम सोचो, तो ये तुम्हारे लिए आर्टिकल नहीं लिखा है, ये आर्टिकल इसलिए लिखा है कि मनमोहन सिंह मेरा आर्टिकल पढ़े, राजा राम वो क्या है रघुराम राजन आर्टिकल पढ़े, इन लोग मेरा आर्टिकल को पढ़े। हमारे और आपके लिए थोड़ी लिखा है कि यूपीएससी और आईपीसीएस का बच्चा तैयारी करने के लिए मेरा आर्टिकल पढ़े। समझ रहे हो बात? तो हमको एक्सट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक्सप्लेन पन्ना पे चलो। देखो, हमको हरीश दामोदरम मेरे बड़े पसंदीदा हैं, है ना। अब बहुत सुंदर आर्टिकल लिखते हैं। ये क्या लिखे हैं, एमएसपी पर लिखे हैं। जो एमएसपी किसानों को मिलता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर आर्टिकल लिखे। बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, इसको जरूर पढ़ना, हमारे एग्जाम के लिए बहुत तगड़ा आर्टिकल है। अब देखो एमएसपी के बारे में ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है कि भाई किसान को हमने बोला कि भाई 23 रुपया तुम्हारा प्रति क्विंटल, उदाहरण के तौर पर हम बोल रहे हैं कि राइस खरीदेंगे प्रति क्विंटल, भारत सरकार खरीदेगी। पर आप देखते हो कि अगर गांव देहात के हो तो तुम देखोगे कि 2300 रुपया पे किसान बेचता है, 1500 रुपया में बेच के परेशान है, एकदम किसान बदहाल है। इस आर्टिकल से हम 2 टर्म्स निकालेंगे। जब भी किसान रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो एक मेरा कीवर्ड ये रहेगा कि फार्मर्स आर प्राइस टेकर्स नॉट प्राइस मेकर्स, पहला चीज। दूसरा, फार्मर्स सेल देयर क्रॉप इन होलसेल बट बाई एवरीथिंग इन रिटेल। इसका मतलब हुआ कि किसान, अगर तुम सामान, हम मानते हैं कि बीसीडब्ल्यू का कोर्स है, बीसीडब्ल्यू का कोर्स में तुमको प्रीलिम्स हम 1947 में कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, तो इस रेट को किसने डिटरमाइन किया? इस रेट को बीसीडब्ल्यू टीम ने डिटरमाइन किया। तुम खरीदार हो और हम बेचने वाले हो, रेट कौन डिटरमाइन किया? हमने डिटरमाइन किया। किसान के केस में क्या है कि किसान को प्राइस सरकार डिटरमाइन करती है, वो अपना प्राइस खुद नहीं डिटरमाइन कर पाता है। तो दे आर द प्राइस टेकर्स नॉट द प्राइस मेकर्स। कायदे से क्या होना चाहिए था कि उनको बताना चाहिए था कि अगर 1 किलो तुमको राइस खरीदना है तो हम तुमको 100 रुपये देंगे, पर वो नहीं बताते हैं। सरकार बताती है, मार्केट बताता है, मंडी बताता है कि तुम्हारा कैसे हम किलो खरीदेंगे। दूसरा, ये सब कीवर्ड्स है, तुमको बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल करना, कंक्लूजन में इस्तेमाल करना। दे सेल द क्रॉप इन होलसेल। अगर किसान बेचता है तो बोलता है कि 1000 क्विंटल हमारा अनाज है, इसको आप खरीद लीजिए। तो जो भी चीज़ तुम होलसेल में बेचोगे तो इतना तो तुमको पता होगा कि होलसेल का चीज़ सस्ता में होता है, पर किसान जो खरीदता है वह रिटेल में खरीदता है। मान लो है कि वो उसको खरीदना है फर्टिलाइजर, तो जाके दुकानदार से रिटेल में खरीदेगा। अगर उसको सीड्स खरीदना है तो दुकानदार से रिटेल में खरीदेगा। उसको मानते हैं कि पेस्टिसाइड्स खरीदना है तो किसान से जाकर दुकान पर रिटेल में खरीदेगा। रिटेल में चीज़ें महंगा होती हैं। तो एक कैसा हमने एक सिस्टम बनाया है फार्मर के लिए कि जहाँ पे वो सामान बेचेगा तो होलसेल में बेचेगा और खरीदेगा तो रिटेल में खरीदेगा। यही त्रासदी है। आप देखेंगे कि किसान 100 बीघा का जमीन का मालिक है, पर उसका चेहरा पर हवा उड़ा हुआ है। और यही आदमी टीसीएस और विप्रो में, माई डाउटर वर्क इन टीसीएस एंड विप्रो, 15 से 20 हज़ार 30 हज़ार रुपया कमाएगी, पर ओ माय गॉड, सैटरडे देखिए, संडे नाइट्स देखिए, इनका इंस्टाग्राम रील्स देखिए, आपको लगा कि असल जीवन तो ये जी रही हैं, और किसान का चेहरा पे हवा उड़ा हुआ है। बिकॉज दे आर द प्राइस टेकर्स नॉट द प्राइस मेकर्स। दे सेल द क्रॉप्स इन होलसेल बट बाइज एवरीथिंग इन रिटेल। अब हम ये लिखेंगे तो तुमको लगा कि बाप रे बाप कितना ज्ञानी आदमी। अरे कुछ नहीं भाई, यहाँ से चोरी किए हैं, सिंपल सी बात है। पर देखो हिंदी मीडियम वाले लोग तुमको बोलते हैं, जो तुम्हारा जो पढ़ा रहा है लोग पटना में,
अभी बहुत जल्दी ये अब जीएसएस बीपीएसएससी पर आ जाएंगे लोग, क्योंकि देखो अभी तुमको शुरू में बोले हम भी बीसीडब्ल्यू भी दरोगा का तैयारी कराना स्टार्ट कर देगा। अगर हम अखबार पढ़ना बंद कर देंगे तो हम कूड़ा हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, बदबू आने लगेंगे। सिंपल सी बात है, ना कुछ डायनेमिक रहेगा, क्योंकि बच्चा बहुत क्रीम होता है, वो समझ जाता है कि मास्टर हॉलो है। ये मेहनत का काम है, तुमको करना पड़ेगा। हम लोग तो 4 अखबार पढ़ ही रहे हैं, पर तुम भी कम से कम एक अखबार पढ़ोगे। जैसे देखो कहाँ गया भाई, वर्स while the crops are sold wholesale they pay retail price for everything they buy from the fertilizer to the soap। ठीक है। दूसरी बात, हाँ, सच मार्केट कंडीशंस ऑल्सो मीन फार्मर्स आर प्राइस टेकर्स नॉट द प्राइस मेकर। ये तुम कहीं भी फार्मर पे क्वेश्चन आएगा, इसको चिपका देना, नंबर तुमको मिलेगा। अब देखो इसमें आर्टिकल में ये किस चीज को पुश कर रहे हैं, इनका क्या ओपिनियन है। इनका कहना है कि सर ऐसा है कि आप किसान को एमएसपी देते हो, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हो। एक तो ग्रुप क्या कहता है कि किसान को एमएसपी जो भी मिलता है वो चले, और एक ग्रुप कहता है कि किसान का एमएसपी साहब खत्म कर दीजिए और किसान को सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है, डीबीटी कर दीजिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब क्या होता है कि जितना फर्टिलाइजर सब सब्सिडी वगैरह वो खत्म कर दो और इनको डीबीटी कर दो। जैसे पीएम किसान स्कीम में क्या है कि ₹6,000 हम एवरी फार्मर को देंगे, 2-2 हज़ार करके 3 इंस्टॉलमेंट देंगे पीएम किसान स्कीम में। तो जब हम किसान को ये पैसा देंगे सीधे उसके अकाउंट में, तो किसान क्या कर सकता है, अब उसके पास पैसा आ गया तो उसको जरूरत पड़ा तो राइस का खेती करना चाहेगा या मिलेट का खेती करना चाहेगा, तो उसके पास एक मिनिमम पूंजी हो गई, उस पूंजी से वो फर्टिलाइजर खरीदेगा, बढ़िया क्वालिटी ऑफ सीड खरीदेगा और जो मन क्रॉप का करेगा वो उगाएगा उसको। पर इनका कहना है एमएसपी के केस में कि भाई ऐसा है कि जो तुम डीबीटी देते हो, जो ₹6,000 पर किसान देते हो, तो इसमें उस किसान को फायदा होता है जो एग्रीकल्चर पर सेकेंड रूप से डिपेंडेंट है। मुख्य रूप से मानते हैं कि मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं, तो पिताजी प्रोफेसरी भी कर रहे हैं और किसान खेती भी कर रहे हैं, कोई टीचर है, टीचर भी है, खेती किसानी कर रहा है। तो जो किसान उस पर जो सेकेंड रूप से डिपेंडेंट है उसको तो बेनिफिट हो जा रहा है, पर जो किसान वाकई रूप से खेती कर रहा है उसको दिक्कत है। क्यों? क्योंकि भाई जब फसल हो जाता है तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी होता है भाई, प्री हार्वेस्ट लॉस भी होगा, फ्लड आ गया, सुखाड़ आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो एक दिक्कत ये होती है कि डीबीटी में जो मुख्य रूप से खेती किसानी पर नहीं डिपेंडेंट है, आप जिसका जमीन अलॉटेड है रोहित जी का, आप रोहित जी को दे दिए और रोहित जी बटैया पर दिए हुए हैं, बटैया समझ लो ना, किसी और को दिए हुए हैं काम करने के लिए कि भाई तुम हमको दे देना, पर पैसा तो रोहित जी के अकाउंट में आ गया ₹6,000। और यहाँ पर जो आदमी खेती किसानी कर रहा है इसको बहुत दिक्कत हो रही है, जो प्राइमरी खेती कर रहा है। तो इनका केस ये है कि हम लोग को एमएसपी को मेंटेन करना चाहिए। एमएसपी को मेंटेन करते हुए कैसे मेंटेन करना है, एमएसपी में एक तो मामला ये होता है कि आप जो बायर है, मानते हैं कि एक्स दुकान पर वो गया बेचने, तो एक्स दुकान को हम बोल दें कि बाबू अगर 100 क्विंटल तुमको चावल खरीदना है किसान से तो मिनिमम तुमको ₹2300 देना ही देना है। तो आपको लगता है कि नहीं देगा ये, तो आप बोलेंगे कि सर हम इसको इंश्योर करेंगे, जो दुकान नहीं देगा हम उसको केस कर देंगे, उसको जेल में डाल देंगे। तो भाई जो तुम्हारा इन्फोर्सिंग एजेंसी होता है वो खुद ही भ्रष्ट होता है, जो पीसीएस का अधिकारी वो खुद ही भ्रष्ट है। दुकान वाला को बोलेगा कि इनको देना तुम ₹2,000, ठीक है, और बाकी जो ₹300 में है ₹150 तुम रखना और ₹150 हम रखेंगे, तो भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। तो आप जो बायर है, जो दुकानदार है, उसको फोर्स नहीं कर पाएंगे कानून से, कानून बनाकर आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये होगा कि आप बोलेंगे कि सर सारा जो है एफसीआई बाई कर ले, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की एंटिटी है, नेफेड है, वो बाई कर ले, किसान सीधा जाए सरकारी एजेंसी को दे दे, और भाई सरकार कह रही है कि हम ₹2300 पर क्विंटल देंगे, ₹2300 आप सरकार से वो ले लेगा। पर भाई इतना प्रोडक्शन होता है कि एफसीआई उसको रखेगा कहाँ। मालूम चलता है कि एफसीआई इतना बुरे तरीके से रखता है कि उस सबको चूहा खाना स्टार्ट कर देता है। तो मामला यह है कि भारत सरकार के पास इतनी फैसिलिटीज और रिसोर्स नहीं है कि उन सारी चीज़ को अपने पास रख ले। दूसरा ये है कि भाई हमको ये मार्केट में पता चल गया कि मार्केट में ₹1600 प्रति क्विंटल राइस का चल रहा है, भारत सरकार ने कहा है कि भाई ₹2300 एमएसपी है, तो ये जो डिफरेंस है ₹700 का हर किसान के अकाउंट में सरकार डाल दे, जितना तुमने क्विंटल बेचा है आप सरकार उसको डाल दे। तो इसको मेथड को कह रहे हैं कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम होता है। पर ये चीज़ करने के लिए क्या होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि जो आपका एपीएमसी मंडी होता है जहाँ पर किसान बेचता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे कंप्यूटर की सारी व्यवस्था होनी चाहिए, जो किसान खेती करता है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि इनका अकाउंट नंबर में कौन से ट्रांसफर करना है। आज के डेट में आधार से आसानी से किया जा सकता है। तो हमें एपीएमसी जो मंडी हैं उनको मजबूत करना होगा, उनको कंप्यूटरकृत करना होगा। और इनका इस आर्टिकल में कहना है कि जो ₹1600 है मार्केट प्राइस रहने दीजिए, ना एफसीआई को खरीदने की जरूरत है, ना हमें
फोर्स करने की ज़रूरत है। जो मार्केट प्राइस है और जो आपने एमएसपी तय किया है, जो डिफरेंस है सीधा किसान के अकाउंट में दे दीजिए। उसके लिए आप एपीएमसी को कंप्यूटरकृत कर दीजिए और सारे फार्मर को रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, तो ये बेसिक नीड है और ये बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लेना, ये आर्टिकल पढ़ लेना। इस आर्टिकल का सार यही है। अब देखो मालदीव्स वाले केस में तुम देखो, है ना, मालदीव्स वाले केस में तो ये जब आर्टिकल तुम पढ़ोगे तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलेंगे। बेसिकली इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को हमारी क्या ज़रूरत है, हमको मालदीव्स से क्या ज़रूरत है। बस ये चीज़ पता हो गया तो एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आएगा मालदीव्स पे, उसको हम लोग धुआं मचा के रख देंगे। इनका इस आर्टिकल में ये कहना है कि भाई साहब ऐसा है कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन को देखोगे तो हम लोगों को मालदीव्स की क्यों ज़रूरत है। तो पहला तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए मालदीव्स की ज़रूरत है। मालदीव्स इतना अच्छा ज्योग्राफिकली लोकेटेड है, उसका लोकेशन इतना प्रीमियम है कि हमको उसे ज़रूरत है। क्यों? अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। दूसरा यह है कि आपको पता है कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जिबौती में अपना बना के रखा है, श्रीलंका में हैम्बन टोटा पोर्ट बना के रखा है, तो दुनिया भर में अपना अपना वो पोजीशन बना के रखा है। क्यों बना के रखा है? जहाँ पे नेवल फोर्स को तैयार करके रखा है, क्योंकि चाइना किस पर डिपेंडेंट है? ट्रेड पर डिपेंडेंट है। उसको पता है कि सारा ट्रेड कहाँ से होना है? समुद्र से होना है। अभी आप देखो कि रेड सी को एक बार चोक किया इन लोग, तो आपका जो तेल का दाम है फटाक से शूट कर गया। तो कहने का मतलब है कि सारा ट्रेड समुद्र से होना है मुख्य रूप से। चाइना समुद्र पर डिपेंडेंट है, तो अपना अपना बेस तैयार रखा है। श्रीलंका को एक बेस बना के रखा है, मालदीव्स को बेस बना कर रखा है। तो भाई अगर मालदीव्स से हमारा अच्छा संबंध नहीं रहेगा, वहाँ पर चाइना का प्रेजेंस बढ़ जाएगा, और चाइना का जब प्रेजेंस बढ़ जाएगा तो हमारे लिए बहुत दिक्कत है। मालदीव्स और हमारा दूरी मात्र 300 से 400 किलोमीटर है। अगर पत्थर बढ़िया से मार देंगे जोर से ना, एक से एक कैंडिडेट है तो मालदीव्स पहुँच चला जाएगा। दूसरा बात है कि भाई इंडियन ओशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रूट है ट्रेड का। तो इंडियन ओशन पे अगर मालदीव्स के साथ मेरा अच्छा संबंध रहेगा तो हम अपनी निगाह रख सकते हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस को रोक सकते हैं, और जो ट्रेड वाला रूट है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। दूसरी बात कि मालदीव्स हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप मालदीव्स का ट्रेड देखोगे तो मालदीव्स के हम लोग सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं। तो हमारा भाई खपत भी होता है सामान का, तो हमारे उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है, हमारे इकोनॉमी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मालदीव्स को क्या क्या हमसे बेनिफिट मिलता है? मालदीव्स का जितना फोर्स है उस सबका ट्रेनिंग भारत में होता है, 70% डिफेंस ट्रेनिंग भारत में होता है। अब तुम हमको तीसरा क्वेश्चन के रूप में बताओ कि जो एक्वेरिन एक्सरसाइज है वो भारत किसके साथ करता है? क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर, 2 का उत्तर, 3 का उत्तर। एक्वेरिन मास्टर एक्सरसाइज जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है किसके साथ करता है? तो उनका जो डिफेंस पर्सनल है वो हमारे जो एनडीए वगैरह का जो ट्रेनिंग है देहरादून वगैरह में, आईएमए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आकर उन लोग ट्रेनिंग करता है। दूसरा बात है कि उनका जो सबसे बड़ा अस्पताल है इंदिरा गांधी संस्थान, मेमोरियल संस्थान, वो भारत बनाया है। दूसरी बात यह है कि ये सारे सब मेडिकल टूरिज्म पर भारत आते हैं। इनको अगर कुछ कैंसर हो गया, एड्स हो गया, भगवान ना करे किसी को हो, तो ये भारत आते हैं इलाज कराने। इनके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे आईआईटी में आ रहे हैं, ये जेएनयू में आ रहे हैं, ये यहाँ से पढ़ रहे हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। तो इनको हम लोग मदद कर रहे हैं, एजुकेशन के फील्ड में मदद कर रहे हैं। 2014 में इनका आपको पता है कि वो समुद्री जगह है। जब समुद्री जगह है तो पानी का बहुत दिक्कत होता है। 2014 में एक बार इनके साथ ये हो गया कि इनका जो मेजर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था वो कोलैप्स कर गया। चाइना को 2 दिन लगता है मालदीव्स पहुंचने में, हम लोग एक बार पत्थर फेंक देंगे तो मालदीव्स पहुंच जाता है लक्षद्वीप से। तो मामला कहने का मतलब ये है कि जब इनका प्लांट फेल कर गया तो हम लोग बोतल का बोतल पानी इनको भेज दिए, एक प्लांट जाके इंस्टॉल कर दिए। जब इनको सुनामी आता है तो सबसे पहले हमारा नेवी पहुंचता है, तो इनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पड़ोसी से अच्छा संबंध रखना चाहिए। आप भाई अगर पड़ोसी थोड़ी बदल सकते हो, भारत पड़ोसी के रूप में पाकिस्तान को बदलना होता तो कब का बदल दिया होता। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारा आर्टिकल दे रहा है। दूसरी बात है, तो फिर आप बोलेंगे सर वो सब फैक्ट तो पता हो गया, कंक्लूजन क्या होना चाहिए? तो कंक्लूजन जब भी मालदीव्स के केस में आएगा या श्रीलंका केस में आएगा तो ये लिखना कि भारत का जो एम्बेसडर होता है नेपाल के केस में, जो छोटे छोटे देश होते हैं, मालदीव्स के केस में, श्रीलंका के केस में, भूटान के केस में, ये हम इनको एक इन्वॉय के रूप में भेजते हैं। आप हमारे एम्बेसडर हैं, पर वहाँ पर ये जाते हुए वाइसराय के रूप में काम करना स्टार्ट करता है, वाइसराय के रूप में काम करना स्टार्ट करेगा। तो तुम बोलो सर इतना बढ़िया पॉइंट कहाँ से बता रहे हैं? हम नहीं बता रहे भाई, मेरा कहाँ, बस यहाँ से छापे हैं हमारा, बस वही बोले कि एवरेज स्टूडेंट का एग्जाम है। यहाँ पर देखो अरुण प्रकाश का आर्टिकल है, यहाँ से हम लोग यहाँ पे छाप दे रहे हैं। यहाँ पे तुम देखो, देखो डियागो गार्सिया में बना के सब रखे हैं, यहाँ पे कहीं लिखे हुए हैं ये, इसको तुम आर्टिकल को पढ़ना कि हम लोग जो है एनवाय के जगह
वाइसराय के रूप में काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी आर एक्टिंग लाइक ए वाइसराय, कितना बढ़िया कंक्लूजन हो गया। इस तरह से इसको मूव करना। अब इस अखबार में आज कुछ भी नहीं बचता है इंपॉर्टेंट मेंस के लिए, बहुत आज इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको अच्छे से नोट डाउन करो और चीज़ों को सीखो कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। कल हिंदी में लेकर आएंगे, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इंग्लिश का भी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर इंग्लिश वाला कंटिन्यू चाहते हो तो इसको कंटिन्यू कर देंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।